डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव हम जानते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपॉन dx। और पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या होता है वो भी हम थोड़ा बहुत आइडिया है। ये जो लेक्चर सीरीज हम ओपन करने जा रहे हैं, इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो क्लासिफिकेशन है ऑर्डिनरी पार्शियल हम पहले पढ़ चुके हैं, और हम जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है और डिफिनेशंस वगैरह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हम नेक्स्ट के चैप्टर्स में, नेक्स्ट के लेक्चर सीरीज में, नेक्स्ट के लेक्चर्स में इनको हम कवर करेंगे। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे चीजें हैं जिन्हें हमें जानकारी होनी चाहिए, देखेंगे वन बाय वन क्यों। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके इफ एंड नॉन्सेस को जानने से पहले, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको जानने से पहले जो बेसिक्स हैं इसको समझने के लिए, वो पहला है कर्व्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, सरफेसेस क्या होते हैं। एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा इनका। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कर्व्स के ऊपर, सरफेसेस के ऊपर, वो हम देखेंगे। उसके बाद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मीनिंग देखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो पार्शियल डेरिवेटिव यदि नहीं पता है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने में परेशानी होगी। हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मीनिंग देखेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव के ऊपर कुछ रिजल्ट है जो कि जहां तहां यूज होने वाले हैं हमारे डिस्कशन में, तो उन सेक्शंस को भी हम कवर करेंगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो इन 4 सेक्शंस के ऊपर डिवाइड रहेगा। अब आते हैं, फर्स्ट लेक्चर है तो रिकमेंडेड बुक्स की बात आती है, कौन सी किताबें हम इसके लिए रेफर कर सकते हैं। तो रिकमेंडेड बुक में जो सबसे पहला है वो है एलिमेंट्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इयान एंड स्नेडन की। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इस बुक में डिटेलिंग बहुत अच्छी है, और यदि सही से देखा जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जो डेवलप करेगा वो यही बुक करेगा कि सॉल्यूशंस की मीनिंग क्या है और वगैरह वगैरह। उसके बाद जो दूसरा बुक है जो मैं प्रेफर करूंगा वो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ लीनियर बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो लीनियर नेचर के ही हैं ज़्यादा। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, टिनमिन यू और लोकनाथ देवनाथ, ये जो बुक है इसमें इसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। ये दोनों इक्विवेलेंट बुक है, बट दिस वन इज फॉर बेसिक्स, बेसिक्स के लिए बहुत बेहतर बुक है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। इसके बाद जो थर्ड बुक है वो है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एमिली राइसिंघानिया। यदि एक्सरसाइज की बात करें, बहुत ही इजी वे में एक्सरसाइज को प्लान किया गया है इसमें। और ये 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। इसके कुछ सेक्शंस हैं इसमें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 कवर करेगा ये सेक्शन। ये आपके सिलेबस को फुल्ली कवर करेगा, और ये भी आपके सिलेबस को फुल्ली कवर करेगा। तो आप चाहें तो ये 2 किताबें ले सकते हैं अपने लिए। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस को ये 3 किताबें बहुत आसानी से कवर कर लेती हैं। तो अब हम वन बाय वन अपने सेक्शंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कर्व्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने देखा है कि एवरी फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू x रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। ठीक है, ये तो बात सही है। तो अब जैसे एक इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है जिसका सेंटर 0 0 पे है और रेडियस 2 यूनिट है। तो ये जो सर्कल इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें पता है। फंक्शन की प्रॉपर्टी यही है कि x के हर एक वैल्यू के लिए ये
ए और बी है, फंक्शन ए से बी में है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, मतलब x को y में लेके जा रहा है, x को y में लेके जा रहा है। तो कंडीशन यही है कि इसके हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि x एक वैल्यू है तो एक x के लिए दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसकी बात करें, इस कर्व की, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसकी बात करें तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज कीजिए कि ये हाफ ही मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, तो 1 पे जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 पे फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही हैं, इस कर्व के दो पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू 1। हम देख सकते हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 1। यदि हम इसे 1 लेते हैं तो ये दो पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो दो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स हो गया 1 अंडर रूट 3 एंड दिस पॉइंट इज 1 माइनस अंडर रूट 3। तो ऑब्वियसली x के एक वैल्यू के लिए y1 और y2 दो अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, यानी x इक्वल टू 1 ले रहे हैं, रूट 3 आ रही है, एक माइनस रूट 3 आ रही है। तो ये जो रिलेशन, ये एक फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहाँ से भी निकल के सामने आ रहा है y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही है, x के एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू आ रही है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा आ रही है माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन कर्व है, और हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लें, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है, और हम इसलिए कह सकते हैं कि ये तो फंक्शन है। चेक भी कर सकते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, जो हमने प्रीवियस सेक्शंस में देखा हुआ है कि फंक्शन हम कैसे वेल डिफाइंड कहते हैं, कब कहते हैं कि फंक्शन वेल डिफाइंड है। तो ये एक फंक्शन है। तो अब दो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में जो आ रहा है वो तो फंक्शन है, लेकिन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इसको यदि हम लिखें, यदि हम इसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 है, इस फॉर्म में। तो हमारे पास दो तरह का फॉर्म आता है, पहला फॉर्म आता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरा फॉर्म होता है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये तो हमेशा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक्स फंक्शन हम माने, यहाँ पर भी फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर एक्स, ये वाई जो है, एक्स और वाई का कोई रिलेशन फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन एक खास वैल्यू 0 के ऊपर आ रही है। तो ये जो है इसके, ये और ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पर y is not a function of x, y is not a function of x, may or may not be a function of x। ये जो है may और may not be function of, ये कभी फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लेकिन इसको इस फॉर्म में लिखना ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। तो जब फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वगैरह सब, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं जो कर्व को जज करने में हेल्पफुल है कि कर्व हमारा किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, कंटिन्यूस है या नहीं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पैरामीटराइजेशन, पैरामेट्राइजेशन यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना। तो हम इसको, यदि फंक्शन नहीं है लेकिन हमको इस, हम इसे फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो इक्वेशन ही था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यदि हम इसको एक्स इज इक्वल टू
2 cos थीटा और y इज इक्वल टू 2 sin थीटा के फॉर्म में लिखें तो x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। यदि हम x को x थीटा या f1 थीटा और y को y थीटा या y2 थीटा के फॉर्म में लिखें, जहां थीटा की वैल्यू जो है, थीटा बिलोंग करे 0 से 2 पाई के बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, देन x इज इक्वल टू x थीटा और y इज इक्वल टू y थीटा। ये दोनों जो वैल्यूज हैं वो दो अलग अलग फंक्शंस हो गए। दोनों इस थीटा के इस रेंज में ये रियल फंक्शंस हो गए। हम इसको फंक्शंस मान सकते हैं। यदि हम इसको f1 थीटा मान ले रहे हैं, इसको y इज इक्वल टू f2 थीटा मान ले रहे हैं, तो हमारा ये f1 जो है वो भी 0 से 2 पाई से r में एक फंक्शन हो गया और f2 भी 0 से 2 पाई r में एक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पर ये तो हमारा फंक्शन के फॉर्म में नहीं था, लेकिन इसको जब हम पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दो अलग अलग फंक्शंस में ब्रेक कर देते हैं, तो ये हमारा जो है ये फंक्शन हो गया जो कि इस कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पैरामेट्राइजेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल है। यदि हम किसी को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखते तो उसके हम डेरिवेटिव की बात कर सकते हैं, उसके कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं, और जो भी एनालिसिस के बहुत सारे सेक्शंस। यदि फंक्शन ही नहीं रहेगा तो हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा डिफरेंस बिटवीन कर्व्स एंड फंक्शंस कि y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, मतलब जब हम 2 डायमेंशन की बात करें तो एक फंक्शन जो है वो एक कर्व को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इन जनरल एक कर्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा जरूरी नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ये है कि कर्व जो है वो 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है, n डायमेंशन में भी हो सकता है। तो कर्व की खास प्रॉपर्टीज है, और हम जो भी कर्व जा रहे हैं सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए उसको डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, तो डिफरेंस जिसकी डेरिवेटिव एग्जिस्ट होनी पड़ेगी कि उस कर्व की, क्योंकि वो सॉल्यूशन कर्व हो सकता है। तो हम डिफरेंशिएबल कर्व की बात करते हैं, लेकिन कर्व जब है तो कर्व का एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए फंक्शन के फॉर्म में, हम कहते हैं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो क्या इंपॉर्टेंट है देखने वाली बात कि जब हम किसी कर्व f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये कर्व है, इसको हम x इज इक्वल टू एक्स थीटा या थीटा की जगह हम थीटा, ये पैरामीटर हो गया, हमने क्या देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 में x इज इक्वल टू 2 cos थीटा और y इज इक्वल टू 2 sin थीटा हमने एज्यूम किया था। और थीटा जो है वो पैरामीटर, थीटा की जगह हम t भी लिख सकते हैं और इसी को हम पैरामीटर बोलते हैं। t किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? t बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो यदि t इसके अंदर बिलोंग करेगा तो इसको हम बोले थे x इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, जहाँ पे t क्या है? पैरामीटर है। तो इन जनरल हम किसी भी कर्व को x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और t को हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। और ये जो फॉर्म है इस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म है, जहां x इज इक्वल टू एक्स टी, एक्स इज सम फंक्शन ऑफ t एंड y इज सम फंक्शन ऑफ t होता है। तो अब इसको हम एक्सटेंड करना चाहते हैं 3 डायमेंशन में। तो 3 डायमेंशन में इसका जो फॉर्म होगा वो एक और कोऑर्डिनेट ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज z इज इक्वल टू z t। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि ये तीनों जो है वो एक पैरामीटर के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, एक पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि जो वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स है, फैमिली ऑफ फंक्शंस है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कर्व को। तो ये ध्यान रखना है कि यदि वन पैरामीटर फैमिली ऑफ इक्वेशंस है वो रिप्रेजेंट करेंगे एक कर्व को।
हम 2 डायमेंशन की बात करें या 3 डायमेंशन की बात करें, तो इसको हम एज अ रिजल्ट हम आगे इसमें कोट करेंगे। अब जो नेक्स्ट है वो है सरफेस। सरफेस क्या है? तो सरफेस के लिए हम कोरिलेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ऐसा जो रिलेशन होता है वो सरफेस होता है। हमने देखा एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस तरह का जो रिलेशन होता है वो एक कर्व होता है। लेकिन जब हम इस तरह के रिलेशन की बात करते हैं, मीन्स एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब दो क्वांटिटी की आर्बिट्री वैल्यू हम ले सकते हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। और यहाँ पर जो है किसी एक को हम दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। तो जब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस। और सरफेस की खास क्या बात है कि इससे जब हम पैरामीटराइज करेंगे तो वो एक पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, इसे कम से कम दो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड, ये दो पैरामीटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। यानी x इज इक्वल टू एक्स यूवी, y इज इक्वल टू वाई यूवी, z इज इक्वल टू जेड यूवी। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये जो है ये 2 पैरामीटर फैमिली होते हैं। तो सरफेसेस आर 2 पैरामीटर फैमिली और कर्व्स आर 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ इक्वेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये यूज करना है। सरफेस में हम और भी ये देख सकते हैं, और कर्व को हम एज अ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सरफेसेस भी ले सकते हैं। इफ एक कर्व को हम ऐसे पॉइंट्स के ऊपर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एंड एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। ऐसे पॉइंट जो इनके इंटरसेक्शन पे लाई करें वो एक कर्व होगा। तो कर्व का रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। कर्व देखा, कर्व क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो हम देखते हैं। हमने देखा कि ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, तो कर्व को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मीन्स कोई कर्व है एक्स, कोई कर्व है, इसका कोई पॉइंट है, सपोज कीजिए दिस इज ए। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हैं एक्स वाई जेड, और दूसरा पॉइंट है इसी के नजदीक, सपोज करते हैं बी। तो ये एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, तो इस कर्व का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ एफ, वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ एफ एंड जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ एफ। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो है 1 पैरामीटर फैमिली है, वेयर एस क्या है, वेयर एस इज अ पैरामीटर। एस क्या है, एक पैरामीटर है। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1 रिप्रेजेंट करेगा एक कर्व इन स्पेस। स्पेस में ये कर्व है, 3 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन मिल देते तो डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू एस मान ले, तो वो भी एक कर्व, यानी कि एक पैरामीटर पर डिपेंड करेगा तो एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के ऊपर हमने एक खास तरह का कर्व लिया है, क्योंकि हमने कहा है कि ऐसे कर्व जो कि डिफरेंशिएबल ना हो तो हमारे लिए परेशानी का सबब हो जाएगी, क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ऐसे बहुत सारी इश्यूज आ जाएंगी, क्योंकि वो डिफरेंशियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है यदि और डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ना करे। तो अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन पे कि हम किस तरह के कर्व ले रहे हैं। हम कर्व ऐसा ले रहे हैं कि जिसमें लिमिटिंग केस में, अब जैसे ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये कॉर्ड हो गया, ए बी कॉर्ड हो गया और ए बी आर्क हो गया। दो तरह की बातें आ रही है, कर्व ए बी एंड आर्क ए बी। तो हम कह रहे हैं कि लिमिटिंग केस में व्हेन कॉर्ड ए बी टेंस टू 0 और आर्क ए बी अपॉन, या फिर इसको हम ऐसे लिख देते हैं आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी, और लिमिटिंग केस में व्हेन ए टेंस टू
बी या बी टेंस टू ए, जो लिख दे, यदि ए टेंस टू बी, ये क्या हो, ये 1 आए। अब हम किस तरह के कर्व के ऊपर आ रहे हैं, हम इस तरह के कर्व के ऊपर आ रहे हैं जहां पर आर ए बी अपॉन कॉड ए बी ये 1, कॉड ए बी ये 1 हो। और इसको हमने लिमिटिंग केस में कहा, लिमिट में बी टेंस टू ए या ए टेंस टू बी, हम कोई एक कंडीशन लिख रहे हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए है, इसको हम यदि एक्स एस वाई एस एंड जेड एस इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और इस कुछ नजदीक का पॉइंट है वो ये हो जाएगा, यदि हम स्मॉल चेंज इन एस की बात करें, उसको यदि हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके जो नजदीक का पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एस प्लस डेल्टा एस, वाई एस प्लस डेल्टा एस एंड जेड एस प्लस डेल्टा एस, ये वैल्यूज हो गए। अब ये जो वैल्यूज है, अब ये कॉर्ड हो गया ए बी, और लिमिटिंग केस में व्हेन बी टेंस टू ए, तो लिमिटिंग केस में हम देखना चाह रहे हैं कि लिमिटिंग केस में जब बी टेंस टू ए, तो कॉर्ड ए बी जो है वो अ, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जाएगा। लिमिटिंग केस में व्हेन व्हेन बी ए की तरफ जाएगा, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी जो है, कॉर्ड ए बी जो है, कॉर्ड ए बी बन जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व एट ए, ए के ऊपर टेंजेंट बन जाए। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब जो है हम इस टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर हम जानना चाहते हैं कि इस टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। वो रिजल्ट क्या है, वो कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन, अब कोई स्ट्रेट लाइन है, दो पॉइंट है, यदि ए और बी है, और यदि x1 y1 और z1, और ये x2 y2 और z2 है, इस दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हम लिखते हैं x2 माइनस x1 अपॉन लेंथ ऑफ ए बी, एल हो गया। उसी तरह m क्या हो जाता है, डायरेक्शन कोसाइन y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, एंड n क्या हो जाता है, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी। ये हमने पढ़ा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन किसी स्ट्रेट लाइन का जो कि किसी दो पॉइंट ए बी से पास कर रहा है, उसके डायरेक्शन कोसाइन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, वो हम इसके चेक कर सकते हैं इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो अब जो है ये डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला होता है। कैसा है डायरेक्शन कोसाइन, आपको पता ही होगा कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। यदि हम थ्री डायमेंशन की बात करें, इसको हम x माने, इसको y माने, इसको z मान रहे हैं। अब कोई स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो या कहीं से भी पास कर रही है, तो इस कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं ओरिजिन के पास। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, सपोज कीजिए अल्फा, वाई के साथ बना रही है और जेड के साथ बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसके साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है। तो इनका जो कोसाइन है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम, और उसका जो कोसाइन है यानी कॉस अल्फा, वाई के साथ जो बना रही है उसको, उसका कोसाइन कॉस बीटा, और जेड के साथ जो एंगल बना है उसको कोसाइन कॉस गामा, इसी को हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। अब थ्री डायमेंशन में, फोर डायमेंशन में इसी को हम एक और कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, दो पॉइंट, वो क्या है, ए बी
ये है हमारा एक्स एस, वाई एस एंड जेड एस, ये हमारा ए है। और दूसरा जो पॉइंट बी है वो है एक्स एस प्लस डेल्टा एस, वाई एस प्लस डेल्टा एस एंड जेड एस प्लस डेल्टा एस, ये हमारा पॉइंट है। तो इस लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो x2 - x1 यानी कि L क्या हो जाएगा, एक्स एस प्लस डेल्टा एस माइनस एक्स एस और अपॉन ए बी, आर्क ए बी। तो ये जो इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये डेल्टा एस मान इसको हम डेल्टा सी मान लेते हैं, इसको हम डेल्टा सी मान लेते हैं आर्क लेंथ को। इसको हम तो डेल्टा सी यानी ए बी लिख दी, ए बी को हम क्या मान लिए हैं, डेल्टा सी लेंथ को, तो इसको हम डेल्टा सी लिखें। उसी तरह एम क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा वाई एस प्लस डेल्टा एस माइनस वाई एस अपॉन डेल्टा सी, और एन हो जाएगा जेड एस प्लस डेल्टा एस माइनस जेड एस अपॉन डेल्टा सी। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया ए बी का, ए बी का हो गया। अभी हम लिमिटिंग केस नहीं लिए हैं, इस ए बी का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो ये होगा। अब हम लिमिटिंग केस की बात करें, व्हेन लिमिटिंग केस व्हेन बी टेंड्स टू ए, बी टेंड्स टू ए, ये क्या होगा, बी टेंड्स टू ए को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बी टेंड्स टू ए जो केस होगा उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना, लिमिटिंग केस में, लिमिटिंग केस है, और लिमिटिंग केस में हम इसको बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा सी टेंस टू जीरो, डेल्टा सी टेंस टू जीरो हो जाएगा। और इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा सी लिमिट, इसको खास ऐसे लिखते हैं कि लिमिटिंग केस में हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा कर्व का प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि लिमिटिंग केस में आर्क ए बी अपॉन कॉर्ड ए बी, ये क्या है, 1 है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिटिंग केस में यदि बी टेंस टू ए आएगा तो ये डेल्टा सी है वो धीरे 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 जीरो की तरफ जाएगा, यानी कि लिमिट डेल्टा सी टेंस टू जीरो, और आर्क ए बी जो है वो क्या है, डेल्टा एस, और कॉर्ड ए बी क्या है, डेल्टा सी इज इक्वल टू 1। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको ये भी कंडीशन लिख सकते हैं कि लिमिटिंग केस में डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सी, दैट इज व्हेन डेल्टा सी टेंस टू जीरो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सी हो जाएगा। ये क्लियर है, इसको हम यूज करने जा रहे हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा सी हो जाएगा। इस सेक्शन को हम यूज करना चाह रहे हैं, तो इसको यूज करते हैं। हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ए बी का हमारे पास ये है। अब लिमिटिंग केस में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, हमारा मेन पर्पस वही है, वही हमें फाइंड आउट करना है। उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा सी टेंस टू जीरो, लिमिटिंग केस में लिमिट डेल्टा सी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा सी टेंस टू जीरो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा। लिमिटिंग केस में जब डेल्टा सी टेंस टू जीरो होगा तो डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एस हो जाएगा। लिमिटिंग केस में जब डेल्टा सी टेंस टू जीरो हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एम एन को, ये डेल्टा एस बराबर डेल्टा सी हो जाएगा। उसी चीज को हम यूज कर लेते हैं। उस केस में एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा लिमिटिंग केस में डेल्टा लिमिट डेल्टा सी इज इक्वल टू डेल्टा एस, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस टेंस टू जीरो, और एक्स एस प्लस डेल्टा एस माइनस एक्स एस अपॉन डेल्टा एस, क्योंकि जब बहुत नजदीक आ जाएगा, सी जीरो की तरफ जाएगा तो डेल्टा सी, डेल्टा एस बराबर डेल्टा सी हो जाएगा। तो इसको हम सी को रिप्लेस कर सकते हैं एस से, तो डेल्टा सी को हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल्टा सी की जगह हम डेल्टा एस लिख दिए, और यहाँ पर भी डेल्टा सी की जगह डेल्टा एस लिख दिए। इसी तरह एम क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो एक्स वाई हो जाएगा, वाई
एस प्लस डेल्टा एस माइनस वाई एस अपॉन डेल्टा एस। उसी तरह एन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो जेड एस प्लस डेल्टा एस माइनस जेड एस अपॉन डेल्टा एस। अच्छा, ये तीनों रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एस। ये होगा डी वाई अपॉन डी एस और ये होगा डी जेड अपॉन डी एस। हम जानते हैं डेरिवेटिव, हम डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स अपॉन एच। इस फॉर्म में लिखते हैं, ये डेरिवेटिव की डिफिनीशन है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, एक्स एस का फंक्शन है और एक्स एस प्लस डेल्टा एस माइनस एक्स एस अपॉन डेल्टा एस और लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस, उसी तरह डी वाई अपॉन डी एस और उसी तरह डी जेड अपॉन डी एस। तो हमारा जो रिजल्ट निकला वो ये निकला, यदि कर्व इस तरह का कंडीशन में हो जहां पर लिमिटिंग केस में डेल्टा सी टेंस टू जीरो में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा सी बराबर 1 हो, उस केस में किसी पॉइंट पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस। ये डायरेक्शन कोसाइन होगा टेंजेंट। यदि पैरामीट्रिक फॉर्म में है, एस पैरामीटर है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन और किसी पॉइंट पे कर्व के टेंजेंट का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस एंड डी जेड अपॉन डी एस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अभी इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, हमने टेंजेंट के ऊपर देख लिया। अब ये जो कर्व है, हम जानते हैं कि कर्व जो है उसको हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस भी हम ट्रीट कर सकते हैं, कि एक कर्व जो है वो दो अलग अलग सरफेस के इंटरसेक्शन के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो कर्व है, जो भी कर्व, जिस कर्व की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो किसी न किसी सरफेस पे लाई कर सकता है और करेगा ही किसी न किसी सरफेस के ऊपर। यदि जिस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो सब हम सरफेस का इक्वेशन देखें, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में है, ये सरफेस का है इक्वेशन। इस तरह का जो रिलेशन उस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब जब कर्व इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो कर्व के जो सारे पॉइंट्स हैं वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसके जो सारे पॉइंट्स हैं एस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एस वाई एस एंड जेड एस। ये है, ये इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो कर्व है इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, हमने ऐसा एज्यूम किया हुआ है। तो उस केस में हम एक अच्छा सा रिजल्ट देखना चाहते हैं। अब ये जो फंक्शन है इसका हम डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं एस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, वन को डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, ये मिलेगा एफ को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और एक्स को एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। इसको लिखेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स और ये होगा डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये होगा डी वाई अपॉन डी एस और ये होगा डेल एफ अपॉन डेल जेड और डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा एस के रिस्पेक्ट में ये होगा। ये फॉर्मूला वगैरह जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं। आपके समझने के लिए इसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के मीनिंग और सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, छोटा सा ही सेक्शन, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो इसको हम जब डेरिवेटिव ले रहे हैं एस के रिस्पेक्ट में, तो पहले हम एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में पास्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेके, फिर इसी तरह प्लस करेंगे, फिर सेकंड कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेगी, फिर उसको y को s के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, फिर z को s के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो इसको हम गौर से देखते हैं, इसको हम ऐसे भी तो मान सकते हैं कि यदि हम दो यूनिट मान रहे हैं, डेल f अपॉन डेल s डेल x
डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये है, और दूसरा यूनिट है डी एक्स अपॉन डी एस, डी वाई अपॉन डी एस और डी जेड अपॉन डी एस। ये दो अलग अलग यूनिट्स हैं। तो इन दो यूनिट्स के साथ हम क्या देख रहे हैं, इस दो यूनिट के साथ हम देख रहे हैं कि यदि हम इसको लिखें डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के, और इसका यदि हम डॉट प्रोडक्ट इसके साथ लें डी एक्स अपॉन डी एस आई, डी वाई अपॉन डी एस जे और डी जेड अपॉन डी एस के, तो ये जो है वो यही वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। क्या होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन यस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एस और डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी एस इज इक्वल टू जीरो। इसका डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो होगा तो ये रिजल्ट ये है, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। तो ये जो है ये वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन जो है वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड के फॉर्म डायरेक्शन में है, और ये जो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन हो जाता है डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। हम इस ये इक्वल टू जीरो का मतलब ये जीरो होगा। यहाँ पर ये जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, और दिस इज अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये हमने देखा है कि ये डायरेक्शन कोसाइन किसका है, टेंजेंट का है। अब टेंजेंट जो है अ, किसी पॉइंट पे टेंजेंट का डायरेक्शन कोसाइन है ये, और ये जो टें ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। अब कर्व सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है मतलब वो पॉइंट सरफेस के ऊपर भी लाई कर रहा है। जिस पॉइंट ये जो डायरेक्शन कोसाइन हम टेंजेंट की निकाल रहे हैं, मतलब वो जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन आएगा उसमें कहीं ना कहीं लाई करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा सरफेस के ऊपर, टेंजेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये एक, क्योंकि एक सरफेस के ऊपर जब बात करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे इनफाइनटली मेनी टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो उसमें से एक ना एक टेंजेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। मतलब टेंजेंट का यदि हम डॉट प्रोडक्ट ले ले किसी लाइन से और उसका डायरेक्शन यदि जीरो हो जाए, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो हो जाए, मतलब जो जो डायरेक्शन कोसाइन है सेकंड का वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल का हो जाएगा। मतलब ये जो है डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये डायरेक्शन कोसाइन किसका दिखा रहा है, नॉर्मल। ये नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान में रखना है। तो हमने टेंजेंट की हेल्प से ये निकाला कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये एस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये एस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। देन ये जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसके डायरेक्शन, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये नॉर्मल इस सरफेस के ऊपर होगा। तो हम जो है अभी जो रिजल्ट है उसको हम तीन पार्ट में लिखना चाह रहे हैं। क्या तीन रिजल्ट है, वन बाय वन हम नोट डाउन करते हैं कि x इज इट वन पैरामीटर फैमिली, वन पैरामीटर फैमिली रिप्रेजेंट वन पैरामीटर फैमिली रिप्रेजेंट कर्व्स। वन पैरामीटर फैमिली क्या रिप्रेजेंट करता है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड टू पैरामीटर फैमिली
फैमिली रिप्रेजेंट्स सरफेसेस। ठीक है, इसे हम क्या निकाले, जैसे कि x इज इक्वल टू एक्स एस, वाई इज इक्वल टू वाई एस। एस की जगह टी भी लिख सकते हैं, एस पैरामीटर्स को हम टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x इज इक्वल टू एक्स टी मान लेते हैं, y इज इक्वल टू वाई टी, z इज इक्वल टू जेड टी रिप्रेजेंट्स रिप्रेजेंट्स अ कर्व। ये कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां वेयर टी इज अ पैरामीटर, यहाँ पर वेयर टी इज अ पैरामीटर। टी क्या है, पैरामीटर। पैरामीटराइजेशन नाम से एक चैप्टर ही है, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन वो पढ़ना ही नहीं। दूसरा है कि यदि x इज इक्वल टू यू वी, यानी दो पैरामीटर u और v के ऊपर x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, जैसे हम मानते हैं x इज इक्वल टू cos u sin v, y इज इक्वल टू sin u प्लस cos v एंड z इज इक्वल टू u v। तो यहाँ पर x की वैल्यू u और v दोनों पर डिपेंड है, y की वैल्यू भी u और v दोनों के ऊपर डिपेंड है, z की वैल्यू भी u और v दोनों के ऊपर डिपेंड है। और ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी x इज इक्वल टू एक्स बी, वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ यू बी एंड z इज सम फंक्शन ऑफ यू बी। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट्स अ सरफेस। ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा वेयर u and v are parameters। u and v क्या है, पैरामीटर्स है। तो ये जो पहला रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर 1। अब रिजल्ट नंबर 2 पे आते हैं। रिजल्ट नंबर 2 क्या है, रिजल्ट नंबर 2 बहुत ही सिंपल है। ये कहता है कि इफ फॉर अ कर्व, या लिख सकते हैं फॉर अ कर्व फॉर अ कर्व x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी, z इज इक्वल टू जेड टी, dx upon dt, dy upon dt and dz upon dt is the direction cosine, is the direction cosine of tangent, tangent to the curve। ये कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है। टी के अलग अलग वैल्यूज के लिए dx अपॉन dt की अलग अलग वैल्यूज आएगी, dy अपॉन dt की, dz अपॉन dt की, तो अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन टी बदलेगी तो डायरेक्शन कोसाइन भी उस पॉइंट पे बदलता चला जाएगा। ठीक है, यदि स्ट्रेट लाइन होगी तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सेम रहेगा। तो हमने देखा ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये कर्व है x इक्वल टू एक्स टी, वाई इक्वल टू वाई टी, जेड इक्वल टू जेड टी, तो dx अपॉन dt, dy अपॉन dt एंड dz अपॉन dt रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो कि यहाँ जो कि यूज होने वाला है सॉल्यूशन के लिए, जब हम सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे लैग्रेंज मेथड के ऊपर, तो उसमें जो यूज होने जा रहा है वो ये यूज होने जा रहा है कि इफ f of x y z is equal to 0, या फॉर द सरफेस, तो हम इस तरह ना लिखें, इफ ये तो रिप्रेजेंट करेगा इस सरफेस को, हम लिखेंगे फॉर द सरफेस, फॉर द सरफेस f of x y z is equal to 0, del f upon del x, del f upon del y and del f upon del z
रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस होगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे डिस्कशन में आएंगी जब तक। अब जो लास्ट है वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की मीनिंग एंड सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम इस लेक्चर के लास्ट सेक्शन में पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर आते हैं, इसकी मीनिंग क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमारे फर्दर डिस्कशन में, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्दर डिस्कशन में हेल्पफुल होंगे, उसके सॉल्यूशंस के डिस्कशन में। तो अब आते हैं मीनिंग। मीनिंग क्या होती है? मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आते हैं, हमने देखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई कोई फंक्शन है x का जहां x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब y सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करे तो इसका डेरिवेटिव को हम लोग dy अपॉन dx से रिप्लेस करते हैं। इसकी डिफिनेशन बहुत सिंपल है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, यानी x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x यानी कि डेल्टा एक्स। तो स्मॉल चेंज इन f विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x व्हेन द डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब इंस्टेंट चेंज f में x के रिस्पेक्ट में, ये हम मेजर करते हैं और इस मेजर की क्वांटिटी को हम dy अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ। तो ऐसा जो सिचुएशन है जहां पर कोई फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करे, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। बहुत ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां पर जो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम किसी वेरिएबल y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वैसा सिचुएशन में जब डेरिवेटिव की बात करें तब क्या करें? अब पहला है कि ऐसा सिचुएशन अकर कहाँ करता है? अकर तो बहुत सारा करता है, हम जानते हैं। अब ये जो है u की वैल्यू, अब इसकी जो डेरिवेटिव है इसे हम टोटल डेरिवेटिव du रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टोटल डेरिवेटिव है, इसका जो मेजर है u में चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x एज वेल एज चेंज इन y, इसको हम कैसे मेजर करें? तो इसको जो मेजर करें, इसको मेजर करने के लिए हमें u में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, u में चेंज विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा, उसको सेपरेटली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो भी कैलकुलेशन इस तरह का होना चाहिए कि y u में जो चेंज है x रिस्पेक्ट में, उसमें y को हमको साइलेंट या कांस्टेंट रखना है, और चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू y जब हम करें वहां पर x को कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। क्यों करना होता है ऐसा सिचुएशन? ऐसा क्या है कि हमें ये करना पड़ता है? हम एक साथ क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि सपोज कीजिए एक क्लास है और उस क्लास को हम दो अलग अलग चीजें सिखला रहे हैं, म्यूजिक सिखला रहे हैं और इन्हें हम स्पोर्ट्स के क्लास में एंगेज कर रहे हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि उस क्लास के बच्चों में क्या चेंजेस आए म्यूजिक सीखने से, उनके ट्रेड्स में, उनके क्वालिटीज में क्या इन्हेंसमेंट आया म्यूजिक सीखने से, और उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से उनमें क्या डेवलपमेंट आए, क्या चेंजेस आए। तो इस चेंजेस को कम्युलेटिव तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन किसके कारण क्या चेंज आया उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वेरी डिफिकल्ट। तो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या तरीका है? बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि हम एक क्लास को म्यूजिक सिखलाएं और म्यूजिक से उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उसे हम नोट डाउन कर लें। और दूसरा ये है कि हम उसी दूसरी क्लास को हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में एंगेज करें और उससे उनमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आ रहे हैं उसे हम नोट डाउन कर ले। तो हमें ये पता चल जाएगा कि स्पोर्ट्स से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और इसमें म्यूजिक सीखने से उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों के इफेक्ट को फिर कम्युलेटिव वे में, जो टोटल इफेक्ट जो यू के ऊपर आ रहा है चेंज एक्स वाई दोनों में, उसके हेल्प से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव की बात आई, क्योंकि हम जो इसके डिफरेंशिएशन कर रहे हैं चेंज इन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओनली, वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी हो और दूसरे कितने भी वेरिएबल्स हो उसको हमें सबको कांस्टेंट ट्रीट करना, सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहे हैं एफ में उससे हम कैलकुलेट करते हैं, और उसलिए हम एक टर्म यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स। तो जब हम सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं और दूसरे को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू अपॉन डेल एक्स की। तो यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं चेंज इन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और फंक्शन है एफ और एक्स वाई दोनों है, लेकिन हम चेंज इन एक्स को सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई को हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे हम निकालना चाह रहे हैं, सपोज कीजिए कि हम डेरिवेटिव एक्स नॉट वाई नॉट पे निकाल, एक्स नॉट वाई नॉट पे हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, यानी कि यदि u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है तो हम डेल यू अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नॉट वाई नॉट पे हम निकालना चाह रहे हैं। तो एक्स नॉट वाई नॉट पे निकालना चाह रहे हैं तो हमारे एक्स नॉट में जो स्मॉल चेंज है एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स और एक्स नॉट वाई नॉट, तो एक्स नॉट में जो हम स्मॉल चेंज किए हैं एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, और वाई में कोई चेंज नहीं किए, वाई तो वाई नॉट ही रह गया। तो चेंज इन एफ विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स ओनली, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ में चेंजेस सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में जो चेंज आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम चेंज इन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी डेल्टा एक्स, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स यानी कि डेल्टा एक्स। तो इस क्वांटिटी को भी हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह हम डेल यू अपॉन डेल वाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, दिस इज एफ एक्स नॉट वाई प्लस वाई नॉट प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन डेल्टा वाई, ये डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी हो गई। अब हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, मीनिंग तो ये सिंपल हो गया कि पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत क्या है, और इन दोनों के हेल्प से हम इनका जो ये जो डेरिवेटिव है चेंज इन यू उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसके लिए जो फॉर्मूला है जिसको हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू है वो है डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई, ये टोटल डेरिवेटिव है। वाई में जो टोटल चेंज है एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इन यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एज वेल एज चेंज इन वाई, इसको हम टोटल डेरिवेटिव ऑफ यू बोलते हैं। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें तो पहले हम dy अपॉन dx की बात करें, यदि y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x है तो किसी पॉइंट x नॉट y नॉट पे जो डेरिवेटिव होगा यानी कि dy अपॉन dx एट x नॉट y नॉट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट टू द कर्व, यदि ये इस पॉइंट पे जो स्लोप है, यदि टेंजेंट जो है वो थीटा डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, देन स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज tan थीटा, और इसी को हम dy बाई dx एट एक्स नॉट वाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डेरिवेटिव के सेक्शंस में अपना मेरा जो लेक्चर है डेरिवेटिव के ऊपर, उसके फर्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैंने डिस्कस किया कि इससे कैसे हम पहुंचे इस रिजल्ट पे। तो हम जानते हैं कि डेरिवेटिव स्लोप को रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट के। अब हम इसी चीज को हम आगे बढ़ते हैं और हम देखना चाहते हैं, अब हम देखना चाहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव की क्या, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा जो सिचुएशन है कुछ थ्री डायमेंशनल फिगर में आ रहा है। देखिए थ्री डायमेंशन तक तो हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम फोर डायमेंशन या फाइव डायमेंशन या थ्री से ऊपर के डायमेंशन में जाते हैं तो उसको विजुअलाइज करना डिफिकल्ट है। तो हम कहते हैं कि ना इसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हम विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो हम थ्री डायमेंशन की बात करें तो हमारा फंक्शन है u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसको हम लिख सकते हैं सम फंक्शन ऑफ x y एंड u इज इक्वल टू 0। तो ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, u इज इक्वल टू f ऑफ x y किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। हमने भी देखा है कि f ऑफ x y z इज इक्वल टू 0 एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ये कोई
सरफेस है, और हम निकालना चाहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नॉट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हम सबसे पहले देखना चाहते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स एट एक्स नॉट एंड वाई नॉट। एक्स नॉट वाई नॉट पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि इसको हम y को कांस्टेंट करते हैं, वाई नॉट को हमने फिक्स रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं लाए। तो ये हमारा y एक्सिस मान लेते हैं, इसे x मानते हैं, इसे u मानते हैं। तो y इज इक्वल टू वाई नॉट जो ही हमने फिक्स करके रखा है, और y इक्वल टू वाई नॉट क्या है, एक प्लेन सरफेस, यानी y इक्वल टू वाई नॉट ये मान लेते हैं वाई नॉट। तो ऐसा प्लेन जो कि y के में y को वाई नॉट के ऊपर क्रॉस करते हुए जा रहा है, और y और x और u की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो ये प्लेन है, पूरा प्लेन है जो कि y इक्वल टू वाई नॉट, मतलब y को वाई नॉट पे क्रॉस कर रहा है, और पैरेलल टू एक्स ओ यू प्लेन के, एक्स ओ यू प्लेन के पैरेलल है ये प्लेन, जो कि y को, y एक्सिस को y नॉट पे क्रॉस कर रहा है। तब ये जो प्लेन है वो, ये जो सरफेस हमारा, जो सरफेस का जो भी है, इस सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम जानते हैं दो सरफेस का इंटरसेक्शन एक कर्व होता है, तो यहाँ पर एक कर्व जरूर मिलेगा, कर्व कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट, यहाँ जो पॉइंट है, दिस इज एक्स नॉट वाई नॉट और यू नॉट, ये वैल्यू होगी। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे एक्स नॉट वाई नॉट पे यू नॉट वैल्यू होगी। तो इस पॉइंट पे ये जो कर्व है, वो कर्व जो है वो y इक्वल टू वाई नॉट जो प्लेन है उसके ऊपर है, और इस प्लेन में इस पॉइंट पे हम टेंजेंट की बात कर सकते हैं, क्योंकि dy अपॉन dx जो है वो किसी प्लेन में टेंजेंट के स्लोप को बताता है। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, उस स्लोप को हम डेल यू अपॉन डेल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। उसी तरह हम डेल यू अपॉन डेल वाई की बात करें, डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या हो गया, y इज इक्वल टू वाई नॉट जो प्लेन है, उस प्लेन में जो कर्व इंटरसेक्ट हो रहा है सरफेस के साथ, उस सरफेस पे एक्स नॉट वाई नॉट पे जो एक्स वाई इक्वल टू वाई नॉट एंड एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट पे जो स्लोप होगा उस कर्व के ऊपर, उस कर्व के स्लोप को डी यू अपॉन डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह हम डेल यू अपॉन डेल वाई को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये मीनिंग हो गई जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि पार्शियल डिफरेंशिएशन के हैं और हमें यूज होंगे हमारी डिस्कशन। सबसे पहला जो है वो हम पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंपल सा है, जो टोटल डेरिवेटिव की बात करते हैं। टोटल डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव यदि u जो है हमारा फंक्शन हो एक्स वाई का, देन टोटल डेरिवेटिव ऑफ u इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल यू अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई dy। u की जगह भी लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई dy, या फिर u को हम u ऑफ एक्स वाई लिख दें, सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यदि ये जो है u जो है वो एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो, तब डेल यू अपॉन टोटल डेरिवेटिव ऑफ u जो होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स dx प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई dy प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड dz। ये टोटल डेरिवेटिव होगा। इसी तरह हम आगे के डायमेंशंस के लिए भी लिख सकते हैं। यदि u दो वेरिएबल पे डिपेंड करे, 3 पे 4 पे, किसी तरह हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर हमने क्या माना था, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जहां पर x जो है वो फंक्शन है किसी वेरिएबल t का, और y भी जो है वो किसी वेरिएबल t का फंक्शन है। इस केस में हम कह सकते हैं कि u जो है, u इज अ फंक्शन ऑफ xt एंड yt। अल्टीमेटली u इज अ फंक्शन ऑफ t। तो u जो है t का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम du अपॉन dt की बात कर सकते हैं। तो du अपॉन dt की जब बात करें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको लिखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स। यू जो है एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, तो यू को पहले एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, और एक्स जो सिर्फ टी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो dx अपॉन
dt ले रहे हैं। उसी तरह इसके बाद क्या करेंगे, डेल यू अपॉन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे और dy अपॉन dt। तो ये हो गया du अपॉन dt की वैल्यू। उसी तरह हम निकाल सकते हैं du, हाँ du अपॉन dt हो गया। अब ये सिचुएशन आ गया, इसी को हम यदि थ्री वेरिएबल में आ जाएगा तो डेल यू अपॉन डेल जेड और dz अपॉन dt के फॉर्म में आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा जो u है और u ऑफ एक्स वाई है, जहां एक्स वाई जो है, जो x है वो s और t दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और y भी जो है वो s और t दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब u जो है, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी है और u इज अ फंक्शन ऑफ एस टी भी हो गया। तो u का जो है, अब हम यहाँ पर सिर्फ t के ऊपर डिपेंड था तो du अपॉन dt की बात की है, लेकिन u जो है वो s और t दोनों के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे डेल यू अपॉन डेल एस और डेल यू अपॉन डेल टी। तो डेल यू अपॉन डेल एस कैसे निकालेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स और फिर x को s के रिस्पेक्ट में। लेकिन x जो है वो सिर्फ s पे डिपेंड नहीं कर रहा है, s और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव डेल x अपॉन डेल एस प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई एंड देन डेल वाई अपॉन डेल एस। तो ये du अपॉन ds की वैल्यू हो गई, मतलब कि u को पहले s के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और x चूंकि s और t दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो x का पार्शियल डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस करेंगे, फिर डेल u अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एस। उसी तरह डेल यू अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो u को हम f के रिस्पेक्ट में करेंगे और x को हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, प्लस u को हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे और y को हम फिर t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये जो सिचुएशन है जब दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी x और t की वैल्यू तब। तो ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करेंगे, तो उस सॉल्यूशन की जो थ्योरी है उसमें इस तरह के एक्सप्रेशंस जहां तक यूज होंगे। तो अब जो है हम इस आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशन और क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म किए जाते हैं।